अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 45 कवर करने वाले हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड स्पेक्टिनोमाइसिन। अच्छा, इस चैप्टर की मज़े की बात यह है कि मैं इस चैप्टर को लास्ट में जब समराइज़ करूँगी तो मैंने जो निमोनिक्स बनाई है ना, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। तो पहले पार्ट, इस वीडियो के बेसिकली 2 पार्ट होने वाले हैं। पहले पार्ट में हम इस वीडियो में चैप्टर को कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे कि जी कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे की नॉलेज क्या है, किताब क्या कहना चाह रही है आपको। दूसरे पार्ट में हम निमोनिक्स कवर करेंगे और निमोनिक्स में जो है वो मैं आपको वो निमोनिक्स बताऊंगी जो आपको क्विक और इजी जो है ना, आपको सारा मतलब सारे अमाइनोग्लाइकोसाइड वो 1 या 2 वर्ड्स में आपको सारी चीज़ें याद रह जाएंगी। सही। अब देखें, जो हमारे पास ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, मोड्स ऑफ एंटीबैक्टीरियल एक्शन, इसमें जो है ना स्टार्ट में जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है ये ना थोड़ा सा जनरल जो फार्मा के जो कॉन्सेप्ट है ना, इंट्रोडक्शन टू कीमोथेरेपी, जो आपने चैप्टर 28 में मैंने आपको पढ़ा दी है, वो वाली थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं मिनिमम इनहिबिटरी कंसनट्रेशन। तो सबसे पहले तो उसने ये लाइन लिख तो दिया, आप समझ लें अब ये होती क्या है। मिनिमम इनहिबिटरी कंसनट्रेशन जो है ना, ये MIC, मैंने इसको यहाँ से इस तरह से शो किया है। सपोज़ आपने एक ट्यूब ली, ठीक है, और वो आप कोई टेस्ट ट्यूब लिया, आप ना कोई ब्लड ना, फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया मरीज़ को, सही है, आपने उसका कहीं से भी सैंपल लिया, ठीक है, जहाँ से सैंपल ले सकते हो आप, स्पूचन लिया आपने, कोई भी सैंपल लिया आपने, अब ना ये इसके अंदर अगर उसे एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट कोई भी इसका इन्फेक्शन है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर मुझे पता है कि ये वाला इन्फेक्शन है, मैं उसके अगेंस्ट कोई एंटीबायोटिक दूंगी वही वाली, तो ये इस सैंपल में वो किलिंग होनी चाहिए ना, किलिंग शो करनी चाहिए। तो जिस क्वांटिटी ऑफ एंटीबायोटिक पे मुझे बैक्टीरिया की ग्रोथ नज़र नहीं आती इस टेस्ट ट्यूब में, मैं तो कहती हूँ ये MIC है, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। ये मैंने कम से कम एंटीबायोटिक है जिस पे बैक्टीरिया मरना शुरू हो गए हैं। मिसाल के तौर पे जब मैंने 49 यूनिट्स में एक, ये 49 कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने टेस्ट ट्यूब में ना 49 यूनिट या ग्राम एंटीबायोटिक डाली, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत बैक्टीरिया थे। जब मैंने 50 डाली ना, तो बैक्टीरिया जो है वो अब नज़र नहीं आ रहे। उसके बाद मैंने 55 डाली, अभी भी बैक्टीरिया नज़र नहीं आ रहे। इसका मतलब कि अब मैं कहूँगी कि इन तीनों में से ना जो 50 वाली है ना, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन लाइक है कि ये वो है जिस पे बैक्टीरिया किल हो रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा तो मैं कर रही हूँ तो ठीक है जी, किल हो रहे हो तो ठीक है, 50 पे ही किल हो रहे थे, इससे कम पे किल नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये MIC का कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद हम 2 चीज़ें देखते हैं कि या तो कोई चीज़ टाइम डिपेंडेंट किलिंग करिए या कोई चीज़ कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग करिए। टाइम का क्या मतलब है? टाइम का मतलब है कि मैंने एक यूनिट 50 निकाल लिया ना, तो अब मैं इस 50 से ऊपर जितनी देर लगाऊंगी वो एंटीबायोटिक रहेगी ना बॉडी में, उतनी ज़्यादा किलिंग होगी। टाइम डिपेंडेंट किलिंग ये कहती है। कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग ये कहती है कि ऐसा नहीं है कि टाइम कितनी देर रहेगी एंटीबायोटिक तो जी ज़्यादा किलिंग होगी। असल बात ये है कि वो एंटीबायोटिक की 50 से ऊपर कितनी ज़्यादा अमाउंट होगी तो वो उतनी ज़्यादा किलिंग करेगी, सही। तो वो कंसंट्रेशन कहती है। ये कहते हैं टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, क्वांटिटी ज़्यादा जो है ना वो एंटीबायोटिक की ज़्यादा होनी चाहिए, कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए। टाइम कहते हैं कि जी कंसंट्रेशन को आप मारो गोली, जितनी ज़्यादा देर रहेगी वो उतना ज़्यादा काम करेगी, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें जो है ना, जो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है ना, ये बहुत सारी चीज़ें फॉलो करती हैं। इसमें मैनी एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, जैसे जो मैंने आपको पेनिसिलिन पहले पढ़ाई थी, ठीक है, वो इसमें आ जाती है। और जो टाइम डिपेंडेंट किलिंग है ना, इसमें वो आ जाती है जो हम आज सॉरी ये टाइम डिपेंडेंट किलिंग जो है ये पेनिसिलिन करती है, मैंने इसको यहाँ कर दिया, ठीक है। पेनिसिलिन जो है वो टाइम डिपेंडेंट किलिंग करती है, और जो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग है ना, ये अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो है ना वो कर रहे होते हैं, सही। तो इसमें आपने देख लिया MIC क्या है, ये पहले पैराग्राफ में ये बता रहा है MIC क्या है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग क्या होती है, टाइम डिपेंडेंट किलिंग क्या होती है। फिर हमने देख लिया कि टाइम डिपेंडेंट किलिंग पेनिसिलिन वगैरह जो है ये कर रहे हैं, सेफेलोस्पोरिन जो मैंने आपको बीटा लैक्टम में पढ़ाए थे। हाँ, बीटा लैक्टम जो है चैप्टर 43 बनता है मेरे ख्याल है। उसके बाद जो है मैंने आपको ये बताया था कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग अमाइनोग्लाइकोसाइड कर रहे हैं। बाकी आगे है अमाइनोग्लाइकोसाइड का पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट भी होता है। अब ये टर्म का क्या मतलब है कि जब बैक्टीरिया आपका प्लाज्मा में से लेवल जो है वो ख़त्म भी हो गया एंटीबायोटिक ड्रग का, इसके बावजूद भी किलिंग शो हो रही है बैक्टीरिया की, ठीक है। और इसके अलावा वो जो चीज़ बात करते हैं कि टॉक्सिसिटी जो है ना अमाइनोग्लाइकोसाइड की कैसे की, ये तो हमने पहले तो जनरल बातें देखी ना, बस हमने इसमें बस ये देखा कि अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग करी है, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट है। अब टॉक्सिसिटी इसकी कैसे आएगी, वो ये कि क्रिटिकल प्लाज्मा कंसंट्रेशन, या तो 2 चीज़ें डिपेंड करती हैं, प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कितनी है इसकी और कितनी देर ये प्लाज्मा में पड़ी हुई है, तो ये 2 चीज़ें जो है ना इसकी टॉक्सिसिटी डेवलप कर देती हैं। आपने कोई भी एंटीबायोटिक पढ़नी है तो अब उससे आपने उसकी फार्माकोकाइनेटिक पढ़नी है, बॉडी में एब्जॉर्ब वगैरह कैसे हो रही है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका याद होना चाहिए। एक एक लाइन में पहले ना आपको एग्जैक्ट चीज़ याद हो, क्योंकि चीज़ें मिक्स ना हो।
और फिर रेजिस्टेंस कैसे होती है ये पता होना चाहिए। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है ये पता होना चाहिए। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में हमें बैक्टीरिया के नाम पता होना चाहिए। और क्लिनिकल यूजेस के इसमें डिजीज़ के नाम पता होना चाहिए जिसके खिलाफ वो एंटीबायोटिक काम करती है। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में आपने ये बताना होता है कि किस बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबायोटिक काम करती है। क्लिनिकल यूजेस में ये बताना होता है कि किस डिजीज़ के खिलाफ काम करती है। और इसके अलावा जो है इसकी टॉक्सिसिटी वगैरह जो है जो होती हैं वो पता होनी चाहिए। अब फार्माकोकाइनेटिक्स पे आते हैं। तो अब ये अमाइनो शुगर है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड, जो नाम से पता चल रहा है अमाइनो शुगर है, ग्लाइकोसाइड से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से लिंक है। और ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड में ना एक वर्ड आता है नो, ठीक है, अमाइनो। तो इस जो नो है ना इसका मतलब है कि नॉट ऑरल, ठीक है, इसका क्या मतलब है, नॉट ऑरल, यानी कि जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड है ना ये ओरली एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है। तो ये इसका फार्माकोकाइनेटिक का प्रिंसिपल है। दूसरा इस नो का एक और मतलब है कि ये नॉट यानी कि ये नहीं जाती ब्लड ब्रेन बैरियर में, ठीक है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करती। तीसरी चीज़ ये एलिमिनेट, अगर ये मेरी बात सुने, अगर आप इसको नहीं दे रहे, आप इसको ओरली नहीं दे रहे तो आप इसको इंट्रामस्कुलर लगा रहे होगे या इंट्रावीनस दे रहे होगे, ठीक है। ये अंडरस्टूड सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करी क्योंकि NOR है, ठीक है, ये याद करने के लिए थोड़ी न्यूमोनिक। उसके बाद एलिमिनेशन किडनी के थ्रू हो रही है, मोस्टली किडनी के थ्रू जाती हैं। ये मैंने ये बात आपको बहुत बार बताई है, अगर वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो रही है इसका मतलब ये है कि अगर कोई किडनी ख़राब वाला बंदा आपके पास आ रहा है तो आपने उसमें डोज़ की एडजस्टमेंट करनी है। हाफ़ लाइफ इसकी तकरीबन जो है वो 2 से 3 आवर होती है। और ना यहाँ पे ना स्टेडी स्टेट की बात की हुई है, तो स्टेडी स्टेट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको देती हूँ। स्टेडी स्टेट ये होती है कि आप सपोज़ करें कि मैंने ना 200 जो है ना वो ग्राम या इतनी एंटीबायोटिक या कोई भी ड्रग की डोज होती है बेसिकली, ये मैंने मरीज़ को दी। तो अपनी जितनी भी इसकी हाफ़ लाइफ है ना, एक हाफ़ लाइफ के बाद वो कितनी रह जाएगी, 100, आधी हो जाएगी। अब जब ये 100 रह गई ना तो मैंने उस पेशेंट को एक दूसरा इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है, इंजेक्शन या जो भी उसका रूट है एडमिनिस्ट्रेशन का, मैंने उसके थ्रू उसको दोबारा जो है ना 200 और बढ़ा दी, ठीक है। 200 वही अमाउंट ये है जो मैं डालती जा रही हूँ, 200 की ना मैंने उसमें और एंटीबायोटिक जो है ना वो डाल दी। तो अब क्या होगा, ये 200 और जो पहले हाफ़ लाइफ में जो आधी पड़ी हुई थी, पिछली वाली जो ड्रग थी जो अपनी आधी रह गई है, ये 100, ये जमा होकर कितना हो गया, 300। अब उसके प्लाज्मा में कितनी है, लेवल क्या है ड्रग का, 300। अब जब ये 300 अपनी हाफ़ लाइफ इसकी गुजरेगी या हाफ़ लाइफ के बाद ज़्यादा रह जाएगा 1, ये सारी जनरल की बातें हैं, 150, ठीक है। इस तरह से फिर मैंने 200 डाला तो 200 और 150 कितना हो गया, 350। इस तरह से करते करते ना जब आप एक टाइम आएगा कि यहाँ पे 400 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा, ठीक है। बॉडी में कंसंट्रेशन 400 हो जाएगी। अब जब ये 400 से आधा होगा तो फिर 200 रह जाएगा, फिर आपने 200 और बढ़ाया तो 200 और पहले वाला 200, 400 हो गया, ठीक है। इस तरह से ये होगा कि आपके पास जो कंसंट्रेशन है ना यहाँ पे वो एक सेम कंसंट्रेशन प्लाज्मा में अचीव हो जाएगी, स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी। इसे बोलते हैं कि आपने डोज रिपीट कर करके ना उसके प्लाज्मा के अंदर कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर दी है, ठीक है। आप रेगुलर इंटरवल से अपनी ड्रग देते जा रहे हो, ठीक है। अब देखो आपने पहली बार ड्रग दी, उस मरीज़ में पहली ड्रग नहीं थी, तो टाइम गुजरेगा उसके बाद वो आधी रह जाएगी अपनी हाफ़ लाइफ के बाद। फिर आपने जब वो आधी रह गई आपने दोबारा डोज दी, आपने कहा कि भाई नहीं 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 ड्रग को कम नहीं करना, आपने और दी, वो फिर भर गई, फिर उसके बाद फिर आधी हो गई, फिर आपने दोबारा लगा दी, फिर आधी हो गई। एक टाइम आएगा कि उसके प्लाज्मा में जो लेवल है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसे बोलते हैं स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ था, सो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो इसका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेटर एक्सप्लेन करती है ये डायग्राम, कि आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है सारा लास्ट चैप्टर में कि प्रोटीन सिंथेसिस को कैसे हम रोकते हैं। कि बैक्टीरिया का जो राइबोसोम है वो या तो उसके 2 यूनिट होते हैं, 30S और 50S, ठीक है। तो जो 30 मैंने आपको क्या बताया था, एक निमोनिक बताई थी एट 30, ठीक है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड टेट्रासाइक्लिन 30 पे बाइंड करेंगी, बाकी जितनी भी है ना प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली वो 50S पे बाइंड करती हैं। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड ने 30S पे बाइंड करना है, पहली बात हो गई, ठीक है। उसके बाद ये कि जब ये 30S पे बाइंड कर जाएगी ना तो इसने इनिशिएशन नहीं होने देती है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देती। दूसरी चीज़ ये क्या करती है कि प्रोटीन जो है ना उसको मिस कोड जो है वो करती है, यानी कि प्रोटीन गलत बनाती है बैक्टीरिया की।
उसके बाद तीसरी चीज़ क्या करती है, ट्रांसलोकेशन नहीं होने देती, यानी कि ये वाली जो पेप्टाइड है ना, जो बॉन्ड बनता है ना वो नहीं बन पा रहा। तो इस 3 चीज़ों की वजह से कि वो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा, मिस कोड प्रोटीन चेन बन रही है, तीसरा ट्रांसलोकेशन नहीं हो रही। इन तीनों चीज़ों की वजह से आपकी प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी और एट द एंड क्या होगा कि आपका बैक्टीरिया दुनिया फानी से कूच कर जाएगा। रेजिस्टेंस जो है वो इसके खिलाफ कैसे डेवलप होती है, इसमें मोस्टली जो है प्लाज्मा मीडिएटेड जो है ना वो एक्शन होता है इसका, कि आपको पता है प्लाज्मिड जो है, सॉरी प्लाज्मा बोल दिया, प्लाज्मिड जो होता है, ठीक है, जो सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर, उसके अपने डीएनए के इजाफी, इसके अंदर वो जीन्स होती हैं कि जो इसको बैक्टीरिया को ना एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस कर देती हैं। वो कहते हैं ना कि भाई हमने एंटीबायोटिक दे रहे हैं लेकिन बैक्टीरिया मर नहीं रहा, ढीठ हो चुके हैं, क्योंकि वो अब दुश्मन के खिलाफ लड़ने की ताकत अपनी बना चुका है। अब ये क्या करता है, ये प्लाज्मिड ऐसे जो है ना वो एंजाइम बनाता है, ठीक है, ये भी डीएनए है ना, तो ट्रांसलेशन एंजाइम बनाएगा कि जिससे जो मैंने अमाइनो ग्लाइकोसाइड भेजी है ना वो इनएक्टिव हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, और इस तरह से बैक्टीरिया ज़िंदा रह जाए। कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है आजकल के दौर में, वैसे भी यही होता है। तो एंजाइम जो यूज़ होते हैं वो कौन सा, ग्रुप ट्रांसफरेजेस जो है ना ये एंजाइम बनाता है। वो क्या करता है, वो बेसिकली अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो है ना उसमें जाकर ना एसिटाइलेशन कर रहा है, ठीक है, और ट्रांसफ़र कर रहा है फॉस्फोराइल एडिनाइल ग्रुप को। इस वजह से जो इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी अमाइनो ग्लाइकोसाइड की वो ख़त्म हो रही है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं, इसके बाद हमने देख लिया क्लिनिकल यूजेस। क्लिनिकल यूजेस से पहले ज़रा हम याद कर लेते हैं वो निमोनिक जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही थी कि कौन से वाले इसकी क्लास में अमाइनो ग्लाइकोसाइड में कौन सी चीज़ें आती हैं, और आप जो है उसको किस तरह से याद कर रहे हो, उसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी नो, कि निमोनिक याद करें NO, कि अमाइनो में NO आता है, जिसमें मैंने कहा था नोट ओरल नहीं देनी। दूसरी मैंने कहा था नोट CNS बैरियर, कि CNS को बैरियर को क्रॉस नहीं करती। तीसरी चीज़ एक और लिख लें कि ये NO यानी कि नेगेटिव ऑर्गेनिज़म, यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो ऑर्गेनिज़म आते हैं ना उनकी ये निमोनिक है कि जेंट्स टू अम्मी, जेंट्स आदमी को बोलते हैं ना टू अम्मी, जेंट्स अपनी अम्मी को बोल रहे हैं, अम्मी उर्दू का लफ्ज़ है ना। नो स्ट्रेट स्पून इन किचन, किचन में कोई भी सीधा चम्मच नहीं है, सारे ही टेढ़े हैं, ठीक है। तो जेंट्स जो है ना वो अपनी अम्मी को क्या बोल रहे हैं, किचन में कोई भी सीधा स्पून नहीं है, सारे के सारे ही टेढ़े हैं। तो निमोनिक क्या है, ये मैंने अब इसको बॉल पेन से लिख लिया, जेंट टू अम्मी, जेंट्स अम्मी को कहते हैं। नो स्ट्रेट स्पून इन किचन, के किचन में कोई भी सीधा चम्मच नहीं है, सारे के सारे चम्मच टेढ़े हैं। वैसे इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती है, जस्ट एक निमोनिक है। जेंट, जेंटामाइसिन, TO, ठीक है, TO से टोबरामाइसिन, अम्मी से एमिकेसिन। अच्छा, ये जितने भी अमाइनो ग्लाइकोसाइड हैं इनके एंड पे माइसिन का लफ्ज़ आता है, क्या आता है, माइसिन, MYCIN आ रहा है, ठीक है। तो जेंटामाइसिन, टोबरामाइसिन, एमीमाइसिन, एमिकेसिन सॉरी, और NO से NO, नियो, NO नो, नियो, नियोमाइसिन, ठीक है, नेटिलमाइसिन, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट, ST, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्पून, S और P आता है स्पून में, तो स्पेक्टिनोमाइसिन, इन किचन का K, और कैनामाइसिन, ठीक है। तो ये इसमें आती हैं ड्रग्स। उसके बाद जो है इसकी कवरेज कौन है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उसके खिलाफ है। NO मैंने आपको कहा था अमाइनो ग्लाइकोसाइड में आता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ना ये TB के खिलाफ भी काम कर रहा है, बबूनिक प्लेग भी, ट्यूलेरीमिया के खिलाफ भी। और स्पेक्टिनोमाइसिन जो है आई एम सॉरी, आपने देखा होगा कि मैंने बीटा लैक्टम करवाते हुए आपको बताया था कि अक्सर बीटा लैक्टम के साथ हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड दे रहे हैं। क्या वजह थी, देखो ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, बाहर बैक्टीरिया की सेल वॉल है। अब हो ये रहा है कि आप ना इस बैक्टीरिया में मैंने बीटा लैक्टम दिया, बीटा लैक्टम ने बाहर की सेल वॉल ख़राब कर दी, ठीक है, सेल वॉल ख़राब कर दी, इसका मतलब सेल वॉल बैरियर थी ना ये ख़राब हो गई। और साथ ही मैंने क्या दिया, अमाइनो ग्लाइकोसाइड दे दिया। अमाइनो ग्लाइकोसाइड ने कहा वाह वाह मेरा रास्ता आसान कर दिया तुमने बीटा लैक्टम, उसने बीटा लैक्टम का शुक्रिया अदा किया और वो बैक्टीरिया के अंदर पहुंच गई, उसने बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस रोक दी, तो काम ज़्यादा ख़राब कर दिया। बैक्टीरिया को
और मुश्किल में डाल दिया, यानी कि हमने अपनी पावर ज़्यादा कर ली। तो ये जो है ना, इसलिए भी हम इसको देते हैं। दूसरी वजह क्या है, वजह ये है कि बीटा जो है ना, इसका ज़्यादातर जो कवरेज है ना वो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट है, ग्राम नेगेटिव भी होती है। और अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो है इसकी कवरेज ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट है। तो एक तो स्पेक्ट्रम बढ़ जाता है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड ने ग्राम नेगेटिव को किल कर दिया, बीटा ने पॉजिटिव को किल कर दिया, और कुछ इससे ज़्यादा भी। तो हम वाह 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 वाह, मतलब हमने काफ़ी सारे बैक्टीरिया किल कर दिए। एक ये चीज़ आ जाती है। दूसरी चीज़ सिनर्जिज्म आ जाती है, ठीक है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की। वैसे एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन नहीं देना चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। मतलब कि आपको मैंने चैप्टर 28 में चीज़ एक्सप्लेन की थी बहुत अच्छे से कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए कि जी आया कोई और मुंह उठा के कोई भी एंटीबायोटिक दे दी। यू शुड गो फॉर लैब इन्वेस्टिगेशंस। आप उसमें जाओ, टेस्ट करवाओ, कल्चर करवाओ, देखो कौन सा बैक्टीरिया, उसके अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक है वो दो। मुंह उठा के कोई भी एंटीबायोटिक नहीं दे देनी चाहिए, इस तरह रेजिस्टेंस आ जाती है और ये बहुत ख़तरनाक बात है, और फिर लोग बीच में छोड़ भी देते हैं। और मैंने ये बात भी आपको पहले एक्सप्लेन की थी कि अगर कोई बहुत सीरियस कंडीशन हो तो फिर एम्पिरिकल थेरेपी स्टार्ट करवाते हैं, यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं जिसमें सारे बैक्टीरिया की कवरेज होती है। तब वो चीज़ होती है कि जब आपको मरीज़ को बचाना होता है, वो एम्पिरिकल थेरेपी। लेकिन उसमें भी आप पहले सैंपल निकाल के भेज देते हो लैब में, कि सैंपल आपने भेज दिया, कल्चर आएगा, उसके अंदर पता चलेगा कि जी ये वाला बैक्टीरिया, जो आपकी हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट आएगी, फिर आप वो जो है ना, जो भी बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव था, नेगेटिव था, कोई भी था, फिर आप उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबायोटिक यूज़ करोगे। वो जो पहले आपने एंटीबायोटिक जो है वो किया ना, वो एम्पिरिकल थेरेपी में आती है, इसलिए की कि पेशेंट अगर खुदा न ख्वास्ता बहुत ज़्यादा क्रिटिकल या एक्यूटली इल पेशेंट था, तो ये बात मैंने को एक्सप्लेन की हुई है। अब टॉक्सिसिटी में आते हैं, तो जी टॉक्सिसिटी जो है ना वो NO, याद है निमोनिक, तो नो, नेफ्रोटॉक्सिसिटी करता है, O से ऑटोटॉक्सिसिटी करता है, इसी N से न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट करता है। सही, यानी कि कान ख़राब करेगा, आपके इरिवर्सिबल लॉस कर रहा है, कानामाइसिन ये ज़्यादा करता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी आपकी किडनी ख़राब करेगा, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक करेगा। और स्किन के रिएक्शन जो है ना उसमें आ रहा होगा, स्किन के रिएक्शन जो है ना ये किस में होते हैं, नियोमाइसिन। नियोनेट्स बड़े सेंसिटिव होते हैं ना, पता ना, नियोनेट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, मतलब एक जस्ट एक एग्जांपल। तो इसलिए नियोमाइसिन के स्किन के अंदर, नियोमाइसिन जो वाली जो ड्रग है वो स्किन रिएक्शन ज़्यादा कर रही है। और इसके बाद न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो एसिटाइल कोलिन का जो ये प्री सिनेप्टिक टर्मिनल है, ठीक है, ये पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल है, इधर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक कर दिया आपके अमाइनो ग्लाइकोसाइड ने। तो आपने इस ड्रग को कभी भी माइस्थीनिया ग्रेविस के मरीज़ में नहीं देना, वरना मरीज़ की बहुत सीवियर कंडीशन हो जाएगी। माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट में पहले ही न्यूरोमस्कुलर जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा, आपने उठा के अमाइनो ग्लाइकोसाइड दे दी, उसने और ख़राब कर दिया, फिर तो आप मरीज़ को मारना ही चाहते हैं इसका मतलब। तो ये चीज़ें जो है वो आपने थोड़ी सी देखनी होती हैं। अब आई होप कि मैं आपको ये चीज़ चैप्टर अच्छा लगा होगा। 2 मिनट में मैं आपको इसकी बाकी चीज़ें बता देती हूँ। निमोनिक वाली NO याद करें, नोट ओरल है, नोट CNS बैरियर, CNS बैरियर क्रॉस नहीं करती। नेगेटिव ग्राम ऑर्गेनिज्म है, यानी ग्राम नेगेटिव को क्रॉस करती है। कंसनट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग है। फार्माकोकिनेटिक में रीनल से एक्सक्रीट होती है। स्टेडी स्टेट मैंने आपको बता दिया था कि बार बार डोज देते जाओ यहाँ तक कि प्लाज्मा में एक कांस्टेंट लेवल आ जाए ड्रग का। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बैक्टीरिसीडल है जी, ये बैक्टीरिया दुनिया फानी से कूच कर जाता है। और क्या करता है कि जी ये 30S पे बाइंड करती है क्योंकि एट 30 है, और 30S पे बाइंड करके इनिशिएशन कम्प्लेक्स रोक रही है, प्रोटीन को ख़राब कर रही है, और ट्रांसलोकेशन रोक रही है। फिर जेन 2 अमी नो स्ट्रेट स्पून इन किचन, जेंटामाइसिन, टोबरामाइसिन, एमिकेसिन, नियोमाइसिन और नेटिलमाइसिन स्ट्रेट, और ST से स्ट्रेप्टोमाइसिन, SP से स्पेक्टिनोमाइसिन और किचन से कानामाइसिन। NO से इसकी टॉक्सिसिटी भी आ गई, नेफ्रो और ऑटोटॉक्सिसिटी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये चैप्टर। अल्लाह हाफ़िज़।